हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं मात्र 25 दिनों का कोर्स। तो 25 दिन में आप क्या कर सकते हैं, यूपी टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। जिसके लिए आपको पढ़ना क्या होगा, एनवायरनमेंट और साइकोलॉजी को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना होगा। तो मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ साइकोलॉजी और एनवायरनमेंट ही। यदि आपको किसी और भी सब्जेक्ट में कोई परेशानी है तो आप हमें एक बार कमेंट करिएगा ताकि मैं आपको इसकी क्लासेस प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन एक और बात है दोस्तों, जो हमारे नए साथी हैं वे चैनल को ज़रूर ज्वाइन करते चलें। इसलिए ज्वाइन करते चलें कि यूपी टेट के बाद हम सी टेट को टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक मैं और कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ 5 in 1 टॉपिक यानी कि 5 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, 5 minutes in 1 टॉपिक क्लियर। ठीक है, तो 5 मिनट में आप एक टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक नया एपिसोड आ रहा है, बहुत जल्द ही मैं उसको शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, वैसे शेयर तो मैंने कर ही दिया, बहुत ही जल्द ही आपको क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। तो देखिए, शैशवावस्था के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को शिशु की अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिशु की अवस्था कहा जाता है। और इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि बालक के भावी जीवन की आधारशिला का काल भी यही होता है। तो शैशवावस्था ही है जो बालक के भावी जीवन की आधारशिला का काल है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं उसके आने वाले जो जीवन का एक तरीके से यहीं से उसकी आधारशिला बन जाती है, यहीं से उसकी नींव बन जाती है। और इस अवस्था में उचित निर्देशन निरीक्षण से भावी जीवन का उचित व उत्तम विकास किया जा सकता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि इस अवस्था में आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को उचित निर्देशन या शिशु को उचित निर्देशन व निरीक्षण दे सकते हैं। और जिससे क्या होगा, उनके जीवन का उचित और उत्तम विकास हो सकता है या उचित व उत्तम विकास किया जा सकता है। और 20वीं शताब्दी में क्या हुआ है कि शिशु पर सर्वाधिक अनुसंधान हुआ है। देखिए, 20वीं शताब्दी पर शिशु पर सबसे ज़्यादा अनुसंधान हुए हैं, यानी कि रिसर्च हुए हैं। और इसी के कारण क्या हुआ है कि क्रो एंड क्रो साहब ने, इसी के कारण क्रो एंड क्रो साहब ने 20वीं शताब्दी को क्या कहा है, शिशु की शताब्दी काल कहा है या बालक की शताब्दी काल कहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो शैशवावस्था को क्रो एंड क्रो साहब ने 20वीं शताब्दी को क्या कहा है, शिशु की शताब्दी कहा है या एक तरीके से कह सकते हैं बालक की शताब्दी काल कहा है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं एक तरीके से इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो इस अवस्था में देखा जाए तो बालक जो होता है स्वार्थी होता है, वह स्वकेंद्रित होता है, स्वयं पर केंद्रित होता है। और इस अवस्था में इस अवस्था को खिलौने की अवस्था भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय बालक का जो ध्यान होता है सबसे ज़्यादा खिलौने पर होता है। खेलने खेलने कूदने का उसकी उम्र होती है और बहुत ज़्यादा खेलने कूदने में वो रुचि भी लेता है। इसलिए कह सकते हैं कि खिलौनों की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को। इसमें आत्म प्रेम मतलब स्वयं से प्रेम करने की भावना उसके अंदर होती है। और इसमें आप मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार को भी देख सकते हैं या इसमें मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार भी देखने को मिलते हैं। कल्पना जगत में भी विचरण देखने को मिलते हैं। और इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। किसे, शैशवावस्था को। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है किस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो आप ध्यान रखिएगा शैशवावस्था इज राइट दोस्तों। ठीक है, तो शैशवावस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा है। और इसे हरलॉक साहब ने क्या कहा है, खतरनाक काल या अपीलीय काल भी कहा है। तो खतरनाक स्टेजेस यानी कि डेंजरस स्टेजेस या एक तरीके से अपीलिंग स्टेज भी कहा है। किसने कहा, हरलॉक साहब ने। और इसमें आप एक तरीके से प्री स्कूल एज आप इसे कह सकते हैं या प्री स्कूल, इसमें बच्चा क्या करता है कि एक तरीके से प्री स्कूल यानी कि जो एक तरीके से प्राइमरी से पहले स्कूल में बच्चा क्या करता है, जाता है, या एक तरीके प्री स्कूल एज भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अजीब गरीब की अवस्था भी इसे कहा जाता है। अजीबो गरीबों की अवस्था भी कहा जाता है। अजीबो गरीब की भी अवस्था कहा जाता है किसे, शैशवावस्था को ही।
और संस्कारों के निर्माण की आयु भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत कुछ सीखता भी है, इसमें बच्चा बहुत कुछ सीखता भी है। इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि शैशवावस्था को संस्कारों के निर्माण की आयु भी कह सकते हैं। इस अवस्था को बादशाह की भी अवस्था कह सकते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें किसी की सुनता नहीं है, अपने मन की ही करता है। कोई भी बात आप कहेंगे तो हो सकता है आपकी बात को इग्नोर भी कर दे, ठीक है। उसे जो उचित लगता है वही वो करता है, आप कितना भी कुछ कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, इस अवस्था में जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। तो यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो अवस्था है वो यही है। कौन सी अवस्था है? शैशवावस्था ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। देखिए, इसमें बच्चे को ये नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है, हमें किससे किस तरह से बात करना चाहिए। इसलिए इसमें क्या होता है कि शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चों में एक तरीके से नैतिकता का अभाव पाया जाता है। इसे सीखने का आदर्श काल भी कहा है। तो ध्यान रखिएगा, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चा इस एज में बहुत कुछ सीख सकता है और बहुत कुछ सीखता भी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ पॉइंट के बारे में आइए देखते हैं। देखिए, कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। तो जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां कार्य नहीं करती हैं। ध्यान रखिएगा, जब जन्म होता है शिशु का, उसके 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां कार्य नहीं करती हैं, ठीक है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। और प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो का मानना ये है कि बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। भैया इसको जरूर याद रखिएगा कि बालक के प्रारंभिक शिक्षक किसे माना जाता है, किसे कहा गया है? तो बालक के हाथ हो गया, पैर हो गया और नेत्र हो गया, यानी कि आई यानी आँख हो गया। तो बालक के हाथ, पैर, आँख, ध्यान रखिएगा, यह बालक के प्रारंभिक शिक्षक हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और यह इस कथन को किसने कहा है? तो रूसो साहब ने कहा है। तो रूसो साहब आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक तरीके से बालक के प्रारंभिक शिक्षक कौन होते हैं? हाथ, पैर, नेत्र, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या इनमें से सभी। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में आता है इनमें से सभी, तो सारे हैं हाथ, पैर और नेत्र मतलब आँख, ठीक है। और जन्म के समय शिशु में कोई भी संवेग नहीं होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, जन्म के समय में शिशु में कोई भी संवेग नहीं होता है, लेकिन वह केवल उत्तेजना अनुभव करता है, ठीक है। तो इस काल में क्या होता है कि जन्म के बाद बच्चे में किसी भी प्रकार से कोई संवेग नहीं पाया जाता है, लेकिन वह किसका अनुभव करता है? उत्तेजना का अनुभव करता है। और शैशवावस्था में ही बालक में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि शैशवावस्था में ही देखा जाए तो बच्चे में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं, लेकिन इस अवस्था के बालक में भय सर्वाधिक सक्रिय रहता है। तो देखिए, इसमें डर का संवेग सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा अगर कोई संवेग सक्रिय रहता है, सबसे ज़्यादा कोई संवेग इमोशनल अगर एक्टिव रहता है, वो है डर का। आप एक बार उसे डांटिए तेज़ी के साथ, वो डर जाता है। हर चीज़ों को देखकर जिसके बारे में वो नहीं जानता है, कई बार वो डर भी जाता है। या किसी ने उसको कुछ ऐसी बातें बता दी, किसी ने कुछ ऐसी बातें समझा दिया, तो या वो एक तरीके से आग को देख के, या कभी आग में टच करते ही हाथ वो जल गया होगा, तब एक तरीके से उसे इसी तरह से, इसीलिए उसे लग रहा है, इसीलिए इसे कहा गया है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो सक्रिय रहता है संवेग, वो भय रहता है, यानी डर रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं कि बालक को जैसा सिखाएंगे वैसा ही सीखता है। देखिए, इस अवस्था में बालक को आप जैसा सिखाएंगे वैसा ही सीखेगा, जैसा परिवार के सदस्य करेंगे वैसा ही करेगा, और चाहे वह सही हो या गलत हो। और इसीलिए इसमें शैशवावस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, अनुकरण मतलब कॉपी करना, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो चीज़ें वो देखेगा उसी तरह से करेगा। तो इस अवस्था में अनुकरण की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि शैशवावस्था में अनुकरण की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें नैतिकता का भाव नहीं पाया जाता, यानी कि नैतिकता का अभाव पाया जाता है। जैसे कि घर पर किसी के आने पर भी उसे रोना है तो वह रोएगा, और अपनी माँ की गोद में किसी अन्य बच्चों को बैठने नहीं देगा, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से इसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है, ठीक है। तो बच्चा वो जैसा चाहता है वैसा करेगा, वो कोई भी आया हो, चाहे घर का कोई भी रिश्तेदार, कोई भी सदस्य आया हो, उससे ये मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि शैशवावस्था में बच्चों में नैतिकता का अभाव पाया गया है, या नैतिकता का अभाव नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हरलॉक साहब ने क्या कहा है कि शैशवावस्था में बहुत से बच्चों
की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इस अवस्था को खतरनाक या अपीलीय अवस्था कहा है। ध्यान रखिएगा, इसे अपीलीय अवस्था क्यों कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में शैशवावस्था में ही क्या होता है, बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है। दरअसल क्या होता है कि इस अवस्था में बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाने के कारण इसीलिए इसे हरलॉक साहब ने क्या कहा है, खतरनाक या अपीलीय काल का अवस्था इन्होंने कहा है। चलिए अब आइए बात करते हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों के कथन के बारे में बात कर लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। जैसे फ्रायड साहब ने क्या कहा है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वैलेंटाइन साहब ने क्या कहा है कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गुड एन एफ के अनुसार देखा जाए तो व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। देखिए कहा गया है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, हमारा जितना भी मानसिक विकास होता है वो उसका आधा 3 वर्ष में ही हो जाता है, 3 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। इस कथन को किसने कहा है, गुड एन एफ के अनुसार। इस बात को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, न्यूमैन के अनुसार देखा जाए तो 5 वर्षों की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ही ग्रहणशील होती है। देखिए न्यूमैन साहब कहते हैं कि 5 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, हमारा मस्तिष्क जो होता है काफ़ी एक्टिव होता है, काफ़ी सक्रिय होता है। इसलिए कोई भी चीज़ें आप सिखाते हैं, कोई भी चीज़ें उसे देखने को मिलता है तो जल्दी से उसको ग्रहण कर लेता है। तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। यह कथन किसने कहा है, न्यूमैन साहब ने कहा है। जॉन लॉक के अनुसार देखा जाए तो बालक का मस्तिष्क जो है कोरिक स्लेट यानी टेबुलसा रासा जैसा है और उस पर अपने अनुभव लिखता है। देखिए एक कोरे कागज़ के समान है। आप देखिए जॉन लॉक साहब कहते हैं कि देखिए बालक का जो मस्तिष्क होता है जब उसका जन्म होता है तो बिल्कुल एक तरीके से उसका मस्तिष्क जो होता है कोरे कागज़ के समान होता है। कोरे कागज़ के समान होता है, वह जैसे जैसे अनुभव करता जाता है वैसे वैसे वह लिखता जाता है। जैसे कि आप सोचिए एक बार, अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है, वो 0 वर्ष का है एक तरीके से, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ेगा, यानी कि एक साल का होगा, 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, ठीक है 4 साल का होगा। तो जैसे जैसे जिस अवस्था में जो चीज़ें सीखता जाएगा उसी अवस्था में वो अनुभव करता जाता है और वो उसे अपने मस्तिष्क में बैठाता जाता है, यानी कि एक तरीके से बैठती जाती हैं बातें। ब्रिजेश के अनुसार देखा जाए 2 वर्ष की अवस्था तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा 2 वर्ष तक बालक में लगभग देखा जाए तो सभी संवेगों का विकास हो जाता है। और यह कथन किसने कहा है, ब्रिजेश, मनोवैज्ञानिक ब्रिजेश साहब ने कहा है। ब्रिजेश साहब ने कहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, एडलर साहब ने क्या कहा है कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। एडलर साहब ने तो यहाँ तक कि कह दिया कि शिशु के जन्म के कुछ समय बाद आप देख सकते हैं या निश्चित कर सकते हैं कि भविष्य में उसका क्या स्थान होगा, यहाँ तक की बातें इन्होंने कह दिया है एडलर साहब ने। तो आपको मैंने कई मनोवैज्ञानिकों के नेम बता दिया है और कई मनोवैज्ञानिकों के बारे में हमने आपको बता दिया है। इनके बारे में आप ज़रूर याद रखिएगा। जैसे कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है 4-5 वर्षों में बन जाता है, किसने कहा है, फ्रायड साहब ने कहा है। सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन्स ने कहा है। और जो भी हमारा मस्तिष्क का विकास होता है 3 वर्ष की आयु में आधा हो जाता है, ये किसने कहा है, गुड एन एफ साहब ने कहा है। और 5 वर्षों तक की अवस्था में आप देख सकते हैं कि हम बहुत सी चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं, इसीलिए इसे कह सकते हैं ग्रहणशील की अवस्था भी कह सकते हैं। और यह कथन किसने कहा, न्यूमैन साहब ने कहा है। न्यूमैन साहब ने कहा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जॉन लॉक साहब ने क्या कहा है कि जो बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका एक तरीके मस्तिष्क जो होता है बिल्कुल कोरे कागज़ के समान होता है, लेकिन जैसे जैसे वह अनुभव से गुजरता जाता है वैसे वैसे अपने मस्तिष्क में वह लिखता जाता है या उसके मस्तिष्क में वो चीज़ें बैठती जाती हैं। ब्रिजेश साहब ने कहा है कि 2 वर्ष की उम्र तक में लगभग देखा जाए तो सभी संवेगों का विकास हो जाता है बच्चों में या शिशुओं में। और एडलर साहब ने कहा कि शिशु के जन्म के कुछ समय पश्चात आप निश्चित कर सकते हैं कि एक तरीके से भविष्य में उसका क्या स्थान होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं कुछ अतिरिक्त जानकारी के बारे में। देखा जाए तो माता के गर्भ से बाहर आने पर शिशु बाहरी वातावरण के अनुकूल ना होने से बीमार हो जाता है। दरअसल क्या होता है, आपने देखा है कि जब बच्चे का जन्म होता है या शिशु का जन्म होता है तो बाहरी वातावरण में आता है तो वह बीमार हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि
वह माता के गर्भ में रहता है तो उसका एक अलग एनवायरनमेंट रहता है। अब वह जब माता के गर्भ से बाहर आया है तो एक अलग एनवायरनमेंट में आ गया है। इसके वजह से क्या होता है, बच्चा बीमार हो जाता है। और उसे बाहरी वातावरण में जैसे कि देख सकते हैं कि हवा, धूप, धूल, मिट्टी आदि की आदत नहीं होती है। लगभग आपने देखा है कि बच्चे को किसी भी प्रकार से हवा और धूप, धूल, मिट्टी आदि वगैरह का कोई अनुभव नहीं होता या किसी भी ऐसे वातावरण से नहीं गुजरा रहता है। इसके कारण क्या होता है कि बच्चा बीमार हो जाता है। और बालक की फिर जन्म के समय और लगभग देखा जाए तो उसका वज़न भी 7 दिन तक घटता रहता है। ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि बच्चे का जन्म होने के बाद उसका लगभग कितने समय तक उसका वज़न घटता रहता है। तो 7 दिनों तक लगभग उसका वज़न घटता रहता है। लेकिन जैसे वह हमारे जो बाहरी वातावरण है यानी कि इस वातावरण के अनुकूल हो जाता है तब उसका वज़न फिर दोबारा बढ़ने लगता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आज नई बातें जानकारी मिली होंगी। जिन लोगों को नई जानकारी मिली हुई है वो ज़रूर एक बार कमेंट करें। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, कुछ ऐसे छात्र हैं जो 2-3 मिनट की क्लास को देखते हैं, बिल्कुल गंदी आदत है। 2-3 मिनट जो छात्र देखते हैं, जो पूरी क्लास को नहीं देख रहे हैं, वे जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तब उन्हें यह बात पता चलेगा कि हमने क्या पाया है, हमने क्या किया था और क्या हमें मिल रहा है। ठीक है, जो बोओगे वही काटने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप जो बोएंगे वही काटने को मिलेगा। ठीक है, कोई भी छात्र इस तरह की गलती ना करे, पूरी क्लास को फॉलो करना सीखे। और टाइम पर बहुत सारे समय आपके पास रहता है, 2 घंटे 1 घंटे की जितनी भी क्लासेज होती हैं उनकी पूरी क्लास को देखा करें। यदि आप उस समय नहीं देख पाते हैं तो बाद में देख लिया करें, टाइम पर नहीं देख पाते हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं बाल्यावस्था के बारे में बात करते हैं। तो अभी आपने इसके पहले क्या देखा था, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। शैशवावस्था के बारे में मैंने आपको बताया था। अब आइए हम जानते हैं बाल्यावस्था के बारे में। और बाल्यावस्था को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, चाइल्डहुड कहा जाता है। चाइल्डहुड कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि बाल्यावस्था को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, चाइल्डहुड कहा जाता है। और यह कब से कब तक के माने जाती है, तो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, बाल्यावस्था कहा जाता है। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, बाल्यावस्था कहा जाता है। और बाल्यावस्था जन्म के बाद मानव विकास की दूसरी अवस्था मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, मानव विकास की देखा जाए तो यह दूसरी अवस्था है। और जैसे ही शैशवावस्था समाप्ति होती है या समाप्त होता है वैसे ही बाल्यावस्था प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। और यह अवस्था जो होती है बालक की आदतों, व्यवहार, रुचि, इच्छाओं के आकार का निर्धारण करता है। तो ध्यान रखिएगा, इस अवस्था में क्या होता है, बालक के आदतों का निर्माण होता है या निर्धारण होता है, उसके व्यवहार का निर्धारण होता है, उसको किस में रुचि है, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, या उसकी क्या इच्छा है क्या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के आकार का निर्धारण जो होता है इसी काल में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अब आपको इमेजिनेशन कर लेना चाहिए, कल्पना कर लेना चाहिए 6 से 12 वर्ष के बच्चों के बारे में। अब आप सोचना प्रारंभ करिए। जैसे जैसे मैं आपको बताते चलूँ वैसे वैसे आप अपने दिमाग में उस चीज़ों को एक तरीके से सेट करते चलिए या कल्पना करते चलिए। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए इसके बारे में समझते हैं। कॉल व ब्रुश साहब ने बाल्यावस्था को क्या कहा है, जीवन का अनोखा काल कहा। देखिए यदि आपको यूपी टेट देना है तो आप ध्यान रखिएगा, यूपी टेट के लिए आपको जितने भी कथन हैं, मनोवैज्ञानिकों के कथन हैं, उस बात को ज़रूर याद करके जाना है। उसमें से 1 या 2 नंबर ज़रूर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कॉल और ब्रुश साहब ने क्या कहा है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, जीवन का अनोखा काल कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि इस काल में 6वें वर्ष में बालक उग्र हो जाता है और 7वें वर्ष में उदासीन व अकेले का गुण उसके अंदर आती है और 9वें वर्ष में समूह की भावना की प्रबलता आती है और बाद के वर्षों के बाद रोमांचक कार्यों की ओर उसका झुकाव हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे कहा है कि जीवन का अनोखा काल कहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इस अवस्था में बालक व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार करना सीख जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि बाल्यावस्था में ही बालक क्या होता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार करना सीख जाता है, यह सीखना प्रारंभ कर देता है। और यह उसकी औपचारिक शिक्षा का भी अवस्था कहा जाता है, यह उसकी औपचारिक शिक्षा की भी अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था को, बाल्यावस्था को। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मल एजुकेशन की अवस्था
किसे कहा गया है, बाल्यावस्था को कहा गया है, या इसी अवस्था से ही औपचारिक शिक्षा भी प्रारंभ हो जाती है बच्चों की। तो बाल्यावस्था से ही बच्चों की एक तरीके से औपचारिक शिक्षा भी प्रारंभ हो जाती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं विशेषताओं के बारे में, बात करते हैं कि बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। जैसे कि कॉल और ब्रुश साहब ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, और सिगमंड फ्रायड साहब ने क्या कहा है कि जीवन का निर्माणकारी काल कहा है। तो जीवन का निर्माणकारी काल किसने कहा है, सिगमंड फ्रायड साहब ने कहा है। किलपैट्रिक साहब ने क्या कहा है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है। और इसी अवस्था में बच्चों में सर्वाधिक सामाजिक विकास होता है। इसी अवस्था में क्या होता है, किलपैट्रिक साहब ने कहा है कि बच्चों में अगर सर्वाधिक जो सामाजिक विकास होता है वो होता है बाल्यावस्था में ही। और एक तरीके से इसे छद्म या मिथ्या काल या मिथ्या का परिपक्वता काल कहा है। किसने कहा है, कॉल साहब ने कहा है, सॉरी कॉल रॉस साहब ने कहा है, रॉस साहब ने कहा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, छद्म या मिथ्या या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा है, रॉस साहब ने कहा है, इस बात को जरूर याद रखिएगा, आपका 1 मार्क्स कहीं नहीं गया है। चलिए अब आइए बात करते हैं किशोरावस्था के बारे में। तो अभी हमने शैशवावस्था पढ़ लिया और बाल्यावस्था पढ़ लिया। अब आइए हम समझते हैं किशोरावस्था के बारे में, जिसे बोला गया है अंग्रेजी में एडोलेसेंस बोला गया है। और यह अवस्था जो है 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था है। तो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की अवस्था को क्या कहा गया है, किशोरावस्था कहा गया है। अब आइए समझते हैं किशोरावस्था के बारे में बात करते हैं। तो इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एडोलेसेंस बोला जाता है। और एडोलेसेंस जो है वो एक तरीके से, एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलेसियर से हुई है, और जिसका अर्थ हो जाता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। देखिए अब यहाँ से क्या होता है, बाल्यावस्था के बाद जो शिशु यानी कि जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, अब यहाँ से वे उनके अंदर मेच्योरिटी आना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वे परिपक्वता की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या परिपक्वता की ओर उनकी वे बढ़ने लगते हैं, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। स्टेनली हॉल साहब ने कहा कि देखिए एडोलेसेंस नामक पुस्तक में 1904 में इन्होंने प्रकाशित किया, और इस पुस्तक में इन्होंने लिखा कि किशोर में जो कुछ भी परिवर्तन दिखाई देता है वे अचानक होते हैं। देखिए स्टेनली हॉल साहब कहते हैं अपनी पुस्तक में कि देखिए जो कुछ भी बच्चों में या किशोर में जो कुछ भी परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है वे अचानक ही परिवर्तित होते हैं, अचानक ही होते हैं, उनका पूर्व अवस्था से कोई संबंध नहीं होता। स्टेनली हॉल साहब ने कहा है कि जो बच्चों में, जो किशोर में जो भी बच्चों में परिवर्तन होता है वह अचानक होता है, और जो पूर्व की अवस्था है जैसे बाल्यावस्था है उसमें उनसे इनका कोई संबंध नहीं होता है। और स्टेनली हॉल ने अपने आकस्मिक सिद्धांत, आकस्मिक विकास के सिद्धांत में के पक्ष में एक और पुनरावृत्ति का भी सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और इनका सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो देखा जाए तो स्टेनली हॉल का जो सिद्धांत है सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और इसी कारण क्या कहा जाता है, स्टेनली हॉल को किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में यहाँ प्रश्न पूछा जाता है तो इसको आप ज़रूर लगा दीजिएगा कि किशोरावस्था को किस अवस्था को स्टेनली हॉल का जनक माना जाता है। तो किशोरावस्था का जनक किसे माना जाता है, स्टेनली हॉल को माना जाता है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि किशोरावस्था कब से कब तक मानी जाती है, यानी कि कब से कब है मानी जाती है। तो बाल्यावस्था व युवावस्था के मध्य के काल को क्या कहा जाता है, किशोरावस्था काल कहा जाता है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। देखिए इस काल में क्या होता है कि बच्चों में यानी कि बालक परिपक्वता की ओर संक्रमण यानी कि प्रवेश करता है, और यह किशोरावस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है, और जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। देखिए जब किशोरावस्था से व्यक्ति गुजर जाता है या बालक गुजर जाते हैं यानी कि आगे बढ़ जाते हैं, तब क्या हो जाता है, उनके अंदर पूर्ण परिपक्वता आ जाती है। ठीक है, या पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पूर्व किशोरावस्था या तरुणावस्था या वयः संधि। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पूर्व किशोरावस्था यानी किशोरावस्था से पहले की अवस्था में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आइए समझते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि यह अवस्था जो है लड़कियों में 11 से लेकर 13 वर्ष की अवस्था को पूर्व किशोरावस्था या तरुणावस्था या वयः संधि अवस्था कहा है, और लड़कों में देखा जाए तो कब से कब तक माना गया है, 12 से लेकर 14 वर्ष की अवस्था को। इसे क्या होता है, इसे द्रुत व तीव्र विकास काल और समस्याओं की आयु और तूफान व उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा
कि पूर्व किशोरावस्था या किशोरावस्था को क्या कहा गया है कि द्रुत व तीव्र विकास का काल कहा गया है और समस्याओं की आयु कहा गया है। और क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याओं से बच्चे गुजरते हैं और तूफ़ान व एक तरीके से आप देखते हैं कि वे हमेशा एक तरीके से बिल्कुल एक्टिव रहते हैं और तूफ़ान व उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें काफ़ी उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको उलझा कर रखती हैं, इसीलिए इसे उलझन की अवस्था भी कहा गया है। पूर्व किशोरावस्था या टीन एज या एज ऑफ ब्यूटी या एज ऑफ प्यूबर्टी की बात करते हैं, प्यूबर्टी की बात करते हैं, तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास तीव्र होता है। इस अवस्था में पूर्व किशोरावस्था में देखा जाए तो लड़कों की अपेक्षा देखा जाए तो लड़कियों का विकास काफ़ी तीव्र होता है। और 11 से लेकर 13 वर्ष में लड़कियों की लंबाई व आवाज़, कोमल आवाज़, सुरीली व बगल, गुप्तांगों पर बाल, मासिक धर्म का आना शुरू हो जाता है। शारीरिक व मानसिक विकास बाल्यावस्था की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 12 से 14 वर्ष की अवस्था में। 12 से 14 वर्ष में लड़कों का विकास तीव्र गति से होता है। तो 12 से लेकर 14 वर्ष में लड़कों का विकास काफ़ी तीव्र होता है। बालक का बिगड़ना व सुधरना इसी काल पर निर्भर होता है। तो बालक एक तरीके से देखा जाए तो बालक इसी काल में बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, ठीक है। और यह अवस्था जो होती है, यह अवस्था बाल्यावस्था के अंत होने से पहले किशोरावस्था के शुरू होने के उपरांत खत्म हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रारंभिक व उत्तर बाल्य किशोरावस्था की बात करते हैं। प्रारंभिक व उत्तर किशोरावस्था की बात करते हैं तो 13 से लेकर 19 वर्ष की अवस्था, इस अवस्था को क्या कहा गया, किशोरावस्था को क्या क्या कहा गया है, इसे नया जन्म का काल कहा है, किसने, स्टैनली हॉल ने। और इसमें क्या होता है, बच्चों में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, वो है शारीरिक परिवर्तन। और इसे एक तरीके से दबाव, तूफान, संघर्ष या तनाव का हाल किसने कहा है, तनाव का काल किसने कहा, स्टैनली हॉल ने कहा है। और किलपैट्रिक साहब ने क्या कहा है, जीवन का सबसे कठिन काल जो है वो है किशोरावस्था ही है। और इस अवस्था में क्या होता है, आकस्मिक व त्वरित विकास होता है। और इसे एक तरीके से कह सकते हैं कि स्वर्ण काल की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा काफ़ी खुश रहता है, बिल्कुल उसका इंजॉय जीवन रहता है। और इसे बसंत ऋतु की भी अवस्था कह सकते हैं, लेकिन इसमें समायोजन का अभाव पाया जाता है। देखिए बालक जो होता है या बालक जो होते हैं यानी किशोर जो होता है, एक तरीके से किशोर जो होते हैं वो हर जगह अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पर समायोजन की अभाव देखने को मिलता है। और किशोरावस्था में ही देखें तो देशभक्ति की भी भावना इसमें देखने को मिलती है। तो इसमें देखा जाए तो बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना काफ़ी ठीक ठाक होती है। आपने देखा है कि बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, ठीक है, बच्चे अपने देश के प्रति काफ़ी लगाव रखते हैं, यानी कि इस अवस्था के में किशोर अवस्था में बच्चों को देखा जाए तो देश के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं। और संवेग अस्थिर होते हैं, यानी कि इमोशनल अनस्टेबल होता है। और वीर पूजा की प्रवृत्ति भी इसमें दिखाई देती है। तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा, किशोरावस्था में इतनी सारी विशेषताओं को ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। जैसे त्वरित विकास का सिद्धांत की बात करते हैं तो इसके समर्थक जो थे स्टैनली हॉल थे। और इनके अनुसार कहा जाता है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होते, जबकि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अचानक होते हैं। तो त्वरित विकास के सिद्धांत में कहा गया है कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं, यानी सडनली होते हैं। क्रमिक विकास का सिद्धांत ये कहता है, जिसके अंतर्गत जिनके समर्थन में एक तरीके से कह सकते हैं थार्डाइक और हॉलिंग साहब हैं। और ये लोग कहते हैं कि किशोरावस्था में जो भी कुछ परिवर्तन होता है एकदम ना होकर धीरे धीरे एक तरीके से परिवर्तन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि क्रमिक विकास के सिद्धांत में आप ध्यान रखिएगा कि जिसमें एक तरीके से समर्थक में देखा जाए थार्डाइक जी और हॉलिंगवर्थ साहब ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि एक तरीके से किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होता है वो एकदम ना होकर यह बल्कि धीरे धीरे और क्रमानुसार होता है या होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ नई और जानकारियों के बारे में हम देख लेते हैं। बात करते हैं बालक का मानसिक विकास की बात करते हैं। तो बालक का मानसिक विकास के बारे में बात कर लेते हैं। तो बालक के मानसिक विकास में देखा जाए तो मानसिक विकास से अभिप्राय होता है कि ज्ञान का भंडार में वृद्धि होना,
और उसको उपयोग में लाना ही एक तरीके से मानसिक विकास कहलाता है या मानसिक विकास का मतलब होता है। मानसिक विकास के मानसिक शक्तियों की उदय व वातावरण के प्रति समायोजन को की क्षमता का नाम ही मानसिक विकास होता है। जैसे जैसे बालक का शारीरिक विकास बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका मानसिक विकास भी बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे बालक का शारीरिक विकास बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका मानसिक विकास भी बढ़ने लगता है या बढ़ता जाता है। मानसिक विकास के प्रमुख घटक में देखा जाए जैसे संवेदना है, निरीक्षण है, स्मरण है, कल्पना शक्ति है, चिंतन, निर्णय करने की शक्ति, बुद्धि, रुचि, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, ध्यान और भाषा और सीखना, ये सब एक तरीके से कह सकते हैं मानसिक विकास। अतः ये सब क्या होते हैं, बालक की प्रत्येक अवस्था में बालक का मानसिक विकास भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक का सामाजिक विकास की बात करते हैं। बालक के सामाजिक विकास की बात करते हैं तो सामाजिक विकास का मतलब ये हो जाता है, अभिप्राय ये हो जाता है कि सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से होता है। तो सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से क्या हो जाता है, सामाजिक विकास का यह मतलब होता है। यानी कि बच्चे प्राकृतिक रूप से सामाजिक होते हैं। देखा जाए तो बच्चे जो होते हैं प्राकृतिक रूप से सामाजिक होते हैं और सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म के साथ शुरू होती है। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म के साथ शुरू होती है और उम्र भर चलती रहती है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया आज बहुत सारे लोगों को पहली बार यह जानकारी मिली होगी कि सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है। तो जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है और उम्र भर यह चलती रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जन्म के समय बालक में सामाजिकता का कोई गुण नहीं होता है। उसे समाज के बारे में कोई भी पता नहीं, मतलब एक तरीके से पता नहीं होता है। ठीक है, परंतु सामाजिक व्यवहार में स्थिरता ना होकर परिवर्तनशील होती है। परंतु हम इस प्रकार कह सकते हैं कि उसके सामाजिकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, क्योंकि वह समाज से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता रहता है। तो देखा जाए तो जन्म से पूर्व ही बालक अप्रत्यक्ष रूप से समाज से प्रभावित होता रहता है, यानी कि समाज से कुछ न कुछ जानने को से मिलता रहता है या समाज के वातावरण से वह प्रभावित होता रहता है। ठीक है, तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा, इन सब चीज़ों को। और एक लास्ट बात याद रखिएगा, दुर्खिम साहब ने क्या कहा है कि परिवार जो है जीवन की पहली पाठशाला होती है। परिवार जो होती है वो जीवन की पहली पाठशाला है, शिशुओं की या बालकों की या किशोरों को, शिशुओं की कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने देखा कि हमने आपको साइकोलॉजी की क्लास बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया है। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा। जो हमारे नए साथी हैं, जो हमारे पुराने साथी हैं, उनको पूरी क्लास देखने का प्रयास करिए। जब आप देखेंगे तो सब आपको याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, 1 से 2 बार आप देखिए, आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास अगर आप चाहें तो आराम से ईयरफोन लगाइए, अपने कानों में लगा लीजिए और सुनते चलिए और सब कुछ आपको याद होता जाएगा। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।